ओके, पिछली क्लास में हमने पीरियोडिक फंक्शन स्टार्ट किया था। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से। मैंने कहा था कि कैसे कैसे इसको चेक करना है, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे, और बाकी मैंने कहा था आप लोग थोड़ा मॉड्यूल से ट्राई करना। और आई होप आपने मॉड्यूल थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी होगी। यस सर। और आज की क्लास का टारगेट है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो लास्ट पार्ट बचा है आपका 1 1 एंड ऑन टू। ये आई थिंक आपके स्कूल में भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया गया होगा थोड़ा सर बहुत। इनवर्स और कंपोजिट नहीं है? हाँ हाँ, वो भी होगा कवर। ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू आपके स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ाया था। यस सर, पढ़ा यस था। सर। नो सर एनसीईआरटी में यही रखा है। अच्छा, कितने कितने स्कूल बच्चों के स्कूल में ये वाला टॉपिक कवर हो चुका है? एक बार हैंड रेज करना। जिन जिन बच्चों के स्कूल में भी ये टॉपिक कवर हो चुका हो। बाकी किस में कवर नहीं हुआ क्या? नो सर, हमारे स्कूल में ना ये चैप्टर छोड़ दिया, बोल रहे हैं कि एंड में करवाएंगे। फर्स्ट चैप्टर नहीं करवाया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, आप लोग हैंड्स डाउन कर लो। ओके। सर इसमें बस इनटू का मतलब नहीं समझ में आ रहा था। हाँ हाँ, समझाते दोनों समझेंगे आज। चलो, थोड़ा सा आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अभी मेरा पेन टैब थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है, अभी पता कोशिश कर रहा हूँ मैं। तब तक मैं जो बोलूंगा आप लोग हैंड रिटन करते जाना। क्लियर है? यस सर। है ना? ठीक है, चलो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 1 एंड ऑन टू। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 1 एंड मैनी वन फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? 1 1 एंड मैनी वन। ठीक है, अच्छा। अब 1 1 एंड मैनी वन फंक्शन क्या होते हैं ये हमको पहले बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझना है। मन में कोई डाउट नहीं रखना है। अच्छा, आपके सामने यहाँ पे दो मैपिंग डायग्राम गिवन है, एक पहला वाला और दूसरा वाला। दोनों डायग्राम में अंतर क्या समझ में आ रहा है आपको? यस फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से सब लोग। फर्स्ट वाला जो मैपिंग डायग्राम है उसमें हर एलिमेंट ऑफ सेट ए की इमेज जो है अलग अलग है। सेट ए की हर एलिमेंट की इमेज क्या है? अलग अलग। जैसे ए की इमेज है 1, बी की इमेज है 2, सी की इमेज है 3। मतलब कहने का मतलब क्या है? देखो, फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब सेट ए के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज एक इमेज बने। क्या बोला था? ध्यान से समझना। अपन ने रिलेशन फंक्शन जब स्टार्ट किया था मैंने कहा था कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब सेट ए के हर एलिमेंट की एक इमेज हो, ये बोला गया था। और फंक्शन को चेक करने का हमने तरीका बताया था, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर ग्राफिकली अगर आपको चेक करना है कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा, आप क्या करोगे? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। वर्टिकल लाइन ग्राफ को अगर एक ही जगह कट करेगी तो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। ये सबको याद है ना? इसके अलावा अब ये उसी फंक्शन का एक और नया टाइप है 1 1 फंक्शन। अब मैंने ये कहा था देखो, फंक्शन में हर एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए, लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेम बन सकती है, तभी भी वो फंक्शन जरूर रहेगा। जैसे यहाँ पे सेकंड वाला जो है, जिसमें आप देखोगे ए बी सी, क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, कर रहा है। यस सर। सब एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, हर एलिमेंट की एक एक इमेज बन रही है। बस अंतर इतना है कि हर एलिमेंट की इमेज क्या है? सेम है, लेकिन ये फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन जरूर है, मतलब फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आकाशदीप, आपका माइक ऑफ करो, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि फर्स्ट वाली जो मैपिंग डायग्राम उसमें हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है, मतलब हर एलिमेंट की एक अलग इमेज बन रही है। सेकेंड वाले डायग्राम में दो एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है। तो जब भी हर एलिमेंट की एक अलग अलग इमेज बने तो ऐसे टाइप को फंक्शन को बोलते हैं 1 1। और जिसकी अगर दो एलिमेंट की सेम इमेज बन जाए तो ऐसे टाइप को फंक्शन बोलते हैं मैनी वन। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत आसान एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में अगर आप देखोगे तो x बराबर 2 पे अगर इनपुट 2 है तो उसकी इमेज क्या बनेगी? 4। इनपुट अगर -2 है तो भी उसकी इमेज क्या बनेगी? 4। मतलब 2 और -2 पे सेम इमेज बन रही है, मतलब ये फंक्शन कैसा होगा? मैनी वन। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनी वन, है ना? दो अलग अलग x1 x2 पे अगर दो अलग अलग x1 x2 पे सेम इमेज अगर बन रही है तो ऐसा फंक्शन हो जाएगा मैनी वन। और अलग अलग x पे अलग अलग इमेज बन रही है तो वो फंक्शन हो जाएगा 1 1। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। इसको आसान भाषा में समझना है कि भाई 1 1 कैसे पहचानेंगे? 1 1 मतलब एक x पे एक ही y आना चाहिए, एक x के करस्पॉन्डिंग दो y नहीं चलेंगे।
है ना। इसका मतलब क्या, एक इनपुट पे आपको एक आउटपुट आना चाहिए, वो आउटपुट भी कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। दो तो और नहीं आएंगे, चलो फंक्शन का डेफिनेशन नहीं तो दो तो नहीं आएंगे, लेकिन दो अलग अलग एक्स पे, दो अलग अलग x1 x2 पे आपके y1 और y2 भी क्या आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए, सेम नहीं आना चाहिए। तो फंक्शन को, इस 1 1 को भी चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका क्या अपनाया गया, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। फंक्शन के लिए कंफ्यूज मत होना, फंक्शन के लिए था वर्टिकल लाइन टेस्ट, और 1 1 फंक्शन को चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, अगर वो ग्राफ को दो जगह कट कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को अगर दो जगह कट कर रही है, तो उससे होगा क्या, मैनी वन होगा सर वो। मैनी वन हो जाएगा। Y क्यों, की दो value हाँ है। समझो ध्यान से सब लोग, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को दो जगह कट करेगी, मतलब दो अलग अलग एक्स पे आपको सेम वाई मिल रहा है ना। जैसे यहाँ पे सेकंड वाले डायग्राम के हिसाब से क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को तीन जगह कट कर रही है, मतलब ए बी और सी पे वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या आ रही, सेम, दो अलग, तीन अलग अलग एक्स पे सेम वाई आ रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैंने ड्रॉ करी होगी तो वो ग्राफ को तीन जगह कट कर रही होगी। तो 1 1 को चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका एक और क्या बताया गया, कि अगर मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है, तो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। वापस से रिपीट कर रहा हूं, लिखते भी जाओ अपने अपने नोट्स में, प्लीज नोट्स बनाते भी रहना। हॉरिजॉन्टल लाइन, कहीं पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, अगर वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट कर रही है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। आ रही बात समझ में, बोलो। यस सर। जैसे यहाँ पे देखो तो फर्स्ट वाला डायग्राम में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, दो जगह पे कट करी, तो वो क्या हो जाएगा, मैनी वन। सेकेंड वाले डायग्राम में आप देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करो, एक ही जगह कट करेगी, इवन दो ओरिजिन पे भी वो टेंजेंट है, तो एक ही जगह कट कर रही है, ठीक है। वो डायग्राम थोड़ा सा और एलोंगेट करोगे जैसा दिखेगा। तो सेकंड वाले डायग्राम में आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करोगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब, वो भी क्या करेगी, ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट करेगी। वहां पे दिख भी रहा है, हर x के करस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो अलग अलग आएगा। तो सेकंड वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1, फर्स्ट वाला फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, मैनी वन, ठीक है। तो 1 1 और मैनी वन को चेक करने के बच्चों तीन तरीके, समझना अच्छे से। 1 1 और मैनी वन को चेक करने के आपके तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या था, ग्राफिकल टेस्ट। ग्राफिकल टेस्ट मतलब आप कहीं अगर ग्राफ आपको पता है, जो भी आपको फंक्शन दिया उसका ग्राफ अगर आपको पता है, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख के देख लो। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा जगह कट करेगी, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन। और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक ही जगह कट करेगी, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1। यहां तक सबको समझ में आया, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब 1 1 और मैनी वन करने को चेक करने के दो और तरीके हैं। सेकेंड तरीका मैं बताता हूं आपको, एक सेकेंड। अब देखो, मैं थोड़ा सा आज पेंटे में इश्यू है, तो थोड़ा राइटिंग में हो सकता है गड़बड़ है, समझ लेना। देखो दूसरा तरीका क्या, जो जनरली आपके एनसीईआरटी में दिया रहता है, कि आपको क्या करना है, आपको उस फंक्शन में क्या करना है, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 को इक्वेट करना है। आप क्या करना, एफ ऑफ x1, आप मान लो दो अलग अलग x1 x2 पे सेम इमेज बन रही है, दो अलग अलग x1 और x2 पे क्या बन रही है, मान लो सेम इमेज। आपको ये इक्वेशन इक्वेट करनी है। फंक्शन के अंदर एक बार x1 रखना है और एक बार x2 रखना है, और दोनों को इक्वेट कर देना है। अगर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, अब इन दोनों, इस पूरी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अगर इस पूरी को इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x1 और x2 मान लो अलग अलग आ रहे हैं, मतलब x1 और x2 के अलग अलग वैल्यू आ रही, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दो अलग अलग x पे आपको सेम इमेज बन रही है, मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, बताओ कैसा होगा। अगर x1 x2 अलग अलग आए तो कैसा हो जाएगा, 1 1 के मेन्यू, अगर डिफरेंट वैल्यू होगी तो 1 1 होगा ना, अलग अलग बन रहे तो 1 1 होगा। सुनो, अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ x1 की दो वैल्यू आ गई, x1 इक्वल टू 2x2 एंड 3x3, इसका मतलब क्या हो गया, दो अलग अलग x पे सेम इमेज बन रही, तो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा ना। यस है ना? 1 1 कब रहेगा, सर, 1 1 कब रहेगा, जब पूरा सिंप्लीफिकेशन के बाद जब फाइनल same सॉल्यूशन कैसा आना रहेगा। चाहिए, x1 इक्वल टू x2। अगर पूरा सिंप्लीफाई कर लिया आपने, मान लो इस इक्वेशन को पूरा सिंप्लीफाई किया, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन में अगर सिर्फ एक ही तरह का सॉल्यूशन आ रहा है, क्या सॉल्यूशन आ रहा है, कि x1 और x2 बराबर है। अगर इमेज सेम बन रही तो इमेज, अगर 1 1 रहना है तो वो x1 x2 को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। दो अलग अलग x पे अगर सेम y आ रहा है, मतलब फंक्शन कैसा होता है, मैनी वन। लेकिन अगर दो सेम x पे आपकी इमेज सेम, मतलब अगर सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, तब आप क्या बोलोगे, फंक्शन कैसा होगा, 1 1। क्या आपको समझ में आ रही बात, ठीक है। तो देखो ये हो गया मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी, तो फंक्शन हो जाएगा मैनी वन, अदरवाइज होगा 1 1। मेथड नंबर 2,
मेथड नंबर 2 जो जनरली आपके एनसीईआरटी और बोर्ड, अच्छा ये टॉपिक बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही है और जेई में भी पूछते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। अच्छी वैरायटी पूछ लेते हैं। आपको जनरली जेई में एक फंक्शन दे देंगे। मेथड टू एक फिर से बता एक- दीजिए क्या हो गया? सर, मेथड टू फिर से बता दीजिए। हाँ बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। आपको देखो जनरली जेई में ये इसमें कुछ जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या रहता है कि उसमें आपको एक फंक्शन दे देंगे और फंक्शन देने के बाद वो पूछेंगे 4 ऑप्शन में ये 1 1 और ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीजें पूछते हैं, 1 1 ऑन टू दोनों। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मेथड 2 क्या है कि आप f of x1 इक्वल टू f of x2 करोगे, सिंप्लीफाई करोगे क्वेश्चन को, फाइनल सॉल्यूशन में सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आ गया तो 1 1 होगा, और इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन आया तो होगा मैनी वन। एग्जाम्पल के तौर पे fx इक्वल टू मान लो आपने ले लिया x स्क्वायर, पेन टेप ठीक हो गया तो अब काम हो जाएगा अपना, है ना। fx इक्वल टू x स्क्वायर ले लिया, fx इक्वल टू आपने x स्क्वायर ले लिया। अब मैंने क्या बोला, इसको इक्वेट करो, तो जैसे आपने इक्वेट किया f of x1 इक्वल टू f of x2, f of x1 इक्वल टू f of x2 आपने इक्वेट किया, तो यहां से क्या बनेगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आएगा, यहां से फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, मतलब x1 के 2 सॉल्यूशन आ गए। मैंने क्या कहा था, सिर्फ ओनली सॉल्यूशन अगर ये आता है x1 इक्वल टू x2 तो क्या होगा 1 1, इसके अलावा कुछ आता है तो मैनी वन। अब यहाँ से x1 के 2 सॉल्यूशन आ गए ना, x1 x2 के भी बराबर है एंड x1 माइनस x2 के भी बराबर है, तो क्या हो जाएगा ये मैनी वन। तो ये आपका मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 सर अगर इसकी डोमेन कम कर देते हैं तो ये अरे 1 1 हो एक मिनट सकता है। रुको, वो बात की बात है, अभी फिलहाल यहीं पे स्टिक करो, आगे मत रुको, वेट। यहाँ तक समझ में आया? अभी क्वेश्चन पे करूंगा तब उस पर बोलना, अभी कंफ्यूज मत करो बाकी लोगों को। ये सबको क्लियर है? यस सर। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, आपको सिंपली f of x1 इक्वल टू f of x2 इक्वेट करना। सिंप्लीफिकेशन के बाद इफ द ओनली सॉल्यूशन इज x1 इक्वल टू x2 देन आपका फंक्शन हो जाएगा 1 1। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन और आ रहे हैं तो आप बोल देना मैनी वन। ये मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 1 ग्राफिकल टेस्ट, इसको मेथड नंबर 1 या 2 जो भी बोलना। मेथड नंबर 1 क्या है, ग्राफिकल टेस्ट। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर रही है तो क्या हो जाएगा मैनी वन। हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक ही जगह कट करेगी तो हो जाएगा 1 1। अब थर्ड मेथड जनरली बुक्स में नहीं रहता है क्योंकि ये मेथड डिफरेंशिएशन से आता है, तो ये बाद में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम अभी पढ़ लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने बेसिक मैथ में फंडामेंटल डिफरेंशिएशन कर रखा है और आपने भी 11th में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आपको आता है। थर्ड मेथड क्या बहुत आसान है और जनरली वर्क कर जाता है। जब भी मेथड 1 और मेथड 2 थोड़े लेंदी दिखते हैं तो थर्ड मेथड वर्क कर जाता है। अब मैं आपके सामने 2 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। पहला ग्राफ है मान लो ये वाला, एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है। दोनों ग्राफ में आपको क्या समझ में आ रहा है, ग्राफ कैसे हैं? फर्स्ट वाले ग्राफ के बारे में आप क्या बोल सकते डिक्रीजिंग है। हैं? डिक्रीजिंग है, वेरी गुड। और सेकंड वाला ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टाइम टेस्ट अप्लाई करूंगा तो बताओ ये दोनों फंक्शन 1 1 होंगे कि मैनी वन? 1 1 आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे ड्रॉ करो, पूरे ग्राफ में कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे अगर इन फंक्शंस में, तो ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट करेगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट करेगी, मतलब ये दोनों के दोनों फंक्शन कैसे होंगे 1 1 होंगे, हाँ है ना। यस सर। तो यहाँ से मैंने क्या बोला, इफ फंक्शन fx इज either completely increasing या तो completely increase होता जाए और completely decreasing, then it is 1 1। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंक्रीज होकर डिक्रीज कर रहा है। अगर ऐसा घूमता हुआ फंक्शन होगा तो 1 1 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही घूमेगा हॉरिजॉन्टल लाइन 2 जगह कट कर देगी। या तो फंक्शन पूरा बढ़ता जाए, मुड़े ना, या पूरा फंक्शन घटता जाए। लेकिन अगर कहीं पे भी मुड़ गया तो मुड़ने पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 जगह कट कर देगी। तो अगर कोई भी फंक्शन या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग हो या कंप्लीटली डिक्रीजिंग हो तो भी उसको हम 1 1 बोल सकते हैं। क्या ये बात आपको जस्टिफाई लग रही है कि नहीं लग रही, बताओ, दिमाग में बैठ रही है? यस है ना। या तो कोई कंप्लीटली बढ़ता जा रहा है, कोई फंक्शन कंप्लीटली घटता जा रहा है, मतलब या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग या कंप्लीटली डिक्रीजिंग। ऐसे फंक्शन में मेरे 1 1 होंगे। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को चेक करने का तरीका हमने क्या सिखाया था, हमने ये बोला था अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, पॉजिटिव, और कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये मेथड नंबर 3 हो गया, जो कि बहुत ज्यादा काम कर जाता है। क्योंकि देखो f of x1 इक्वल टू f of x2 आप करोगे, कभी कभी कैलकुलेशन बहुत लेंदी चल जाएगी।
और ग्राफ भी हर फंक्शन का पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ग्राफिकल मेथड और वो फर्स्ट वाला मेथड वर्क करता है, लेकिन बहुत सी बार ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में टाइम लग जाता है, वहां पे आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। आप क्या करो, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि डिफरेंशिएशन के करने के बाद उसकी डोमेन में, जो भी डोमेन गिवन है, उस डोमेन में वो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है या फिर हमेशा नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, तो फिर इंक्रीजिंग डिक्रीज, फिर वो 1 1 नहीं होगा। सुनना ध्यान से, वापस समझा रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, समझना अच्छे से कि अगर फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसकी जो भी एक्स की वैल्यू गिवन आपका, आपके पास फंक्शन था एफ एक्स, आपने क्या करा, उसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद उसका साइन चेक किया। क्या चेक किया आपने? वैल्यू से मतलब नहीं है, आपको साइन चेक करना है। तो अगर वो इन इट्स डोमेन, अपनी डोमेन में अगर वो ऑलवेज पॉजिटिव है या फिर ऑलवेज नेगेटिव है, या तो हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है, तो मतलब आप क्या बोल सकते हो, देन 1 1 बोल सकते हो। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो बोलोगे मिनिमम। ठीक है, तो सिंपल फंक्शन को Yes, डिफरेंशिएट sir. करो, Yes, sir. चेक कर लो। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है, क्या वो ऑलवेज पॉजिटिव है, क्या वो ऑलवेज नेगेटिव है, इससे आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको करा रहा हूँ, ध्यान से समझना, और इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, तो घबराना मत। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ई पे। ठीक है, डोमेन आपको गिवन है, मान लो x बिलोंग्स टू, आपको पता ही आर प्लस है ना, और y बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो डोमेन इसके आर रियल नंबर है, और आपको चेक करना है, चेक फॉर 1 1। तो इसको आप तीनों मेथड अप्लाई कर सकते हो, तीनों मेथड से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको मेथड नंबर 3 अप्लाई करके दिखा रहा हूं। अगर इसका डिफरेंशिएशन किया तो बताओ क्या आएगा? log x का डिफरेंशिएशन क्या सिखाया था? 1 upon x. 1 upon x. 1 by x। Sir, 1 upon x. इफ log x का डिफरेंशिएशन क्या था? 1 by x। क्वेश्चन में क्या गिवन है? x बिलोंग्स टू r प्लस, r पॉजिटिव है, तो क्या ये डिफरेंशिएशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा? Yes, sir. है ना, डिफरेंशिएशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मतलब ग्राफ आपका हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, और ग्राफ अगर इंक्रीजिंग है तो Yes, डायरेक्टली sir. क्या बोल दोगे? 1 1 ठीक है, मेथड नंबर, और आपको इसका ग्राफ भी पता है, ग्राफिकली भी आप इसको क्रॉस चेक कर सकते थे। log x का जो ग्राफ होता था वो हमेशा कैसा होता है? इंक्रीजिंग होता है ना। Yes, sir. हॉरिजॉन्टल Yes, लाइन sir. एक ही जगह करते हैं। दूसरा f of x1 इक्वल टू f of x2 भी अगर करते तो सिंप्लीफिकेशन के बाद x1 इक्वल टू x2 एक ही सॉल्यूशन आता, तो भी फंक्शन कैसा होता? 1 1 होता। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. तो ये तीनों मेथड याद रखना। मेथड 1 f of x1 इक्वल टू f of x2 करके सिंप्लीफिकेशन के बाद इफ द ओनली सॉल्यूशन इज x1 इक्वल टू x2 देन द फंक्शन इज 1 1। मेथड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट करती है, तो फंक्शन 1 1। डिफरेंशिएशन या तो हमेशा पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, इन द अदर वर्ड्स इफ द फंक्शन इज कंप्लीटली इंक्रीजिंग और कंप्लीटली डिक्रीजिंग देन आल्सो द फंक्शन इज 1 1। ये तीन मेथड सर, है। इसको ये कर सकते हैं कि dy by dx not equal to 0. क्यों? सर, वो ग्रेटर और लेसर हो सकता है। ग्रेटर ये नहीं बोला ना आपको, क्या या तो हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गया तो फिर तब भी नहीं रहेगा ना, जरूरी थोड़ी नॉट इक्वल टू 0। अगर मान लो फंक्शन Okay, का sir. डिफरेंशिएशन पॉजिटिव भी हो रहा है नेगेटिव भी हो रहा है, तब उस केस में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम मिनिमा आएगा, मतलब वो मुड़ के घूम रहा है, वहां पे हो सकता है डिफरेंशिएशन 0 हो नहीं हो, उससे मतलब नहीं। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है तो मेरा फंक्शन फिर नहीं होगा। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, या तो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, सिंपल। ओके सर। सर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में वो f of x इक्वल्स टू x क्यूब क्यों लिए थे? हाँ, ये f of x इक्वल टू x क्यूब है। हाँ, सर x क्यूब कैसे में थोड़ा सा वो उसका डायग्राम है एक्चुअली, वो फंक्शन का डायग्राम है। वो एग्जांपल जो उन्होंने x क्यूब का डायग्राम है, y इक्वल टू x क्यूब का डायग्राम ऐसा होता है ना, ये थोड़ा सा और अच्छे Yes, से sir. पकड़ो वो। ठीक है, उन्होंने एग्जांपल Yes, sir. y इक्वल टू x क्यूब लिया है, यहाँ पे y इक्वल टू x स्क्वायर लिया है। ठीक है, ओके सर। अब नेक्स्ट है 1 1 एंड ऑन टू। ध्यान से सुनना, एक था 1 1 मैनी 1। अच्छा, एक चीज और इसको ध्यान रखो, 1 1 मैनी 1 को 1 1 फंक्शन को एक नाम से और जानते हैं, कभी कभी बुक्स में आपको एक नाम और देगा, इंजेक्टिव। हाँ, आपको कभी कभी ध्यान रखना है कि कभी कभी अगर आपको बोला कि चेक द इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव मतलब 1 1, तो 1 1 फंक्शन को एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज नथिंग बट इंजेक्टिव फंक्शन।
और दूसरा आपका जो ऑन टू होता है उसको एक नाम से और जानते हैं सर्जेक्टिव। तो कभी कभी अगर आपको क्वेश्चन में ऑन टू दिया है तो ऑन टू को एक नाम से और जानते हैं सर्जेक्टिव। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव को भी ऑन टू बोलते हैं और इंजेक्टिव को 1-1 बोलते हैं। अब ऑन टू वाला जो है उसमें क्या उसमें डिपेंड करता है सेट 2 पे, जो भी चीजें सेट 2 पे डिपेंड करती है। यहाँ पे भी अगेन आपको 2 डायग्राम गिवन है, डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2। दोनों डायग्राम में अंतर क्या दिखा है कि यहाँ पे 1 और 2 जो भी सेट बी है वो कंप्लीटली यूज हो रहा है, और डायग्राम नंबर 2 में सेट बी का एक एलिमेंट खाली रह जा रहा है। ये दोनों डायग्राम में अंतर है, ठीक है। आपको मैंने जब फंक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था मान लो एफ ए से बी अगर आपको दिया है तो सेट बी जो होता है कंप्लीट सेट बी को आप बोलते हो कोडोमेन। कंप्लीट सेट बी को आप क्या बोलते हैं कोडोमेन। और एग्जांपल के तौर पर हमने बहुत सारे डायग्राम भी ऐसे देखे थे जहाँ पे मान लो आपका ये 1 ये 2 ये 3 है मान लो, और यहाँ पे मान लो ए बी सी और डी है। मान लो आपकी मैपिंग डायग्राम कुछ ऐसी बन रही है, आपने इसको इससे करने कर दिया, इसको इससे करने कर दिया, इसको इससे करने कर दिया। तो अगर मैं आपको पूछा था मैं भाई कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन में आप क्या बोलते हो कंप्लीट सेट बी मतलब ए बी सी डी, ये आपकी कोडोमेन होती है। मैं आपको पूछूंगा बताओ रेंज क्या है, रेंज मतलब जिसकी इमेज बन रही है, तो रेंज में सिर्फ ए और बी आ रहा था, रेंज में आपका ए और बी आता था। तो ये होता था कोडोमेन और ये होता था रेंज। तो यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों डायग्राम में अंतर क्या है कि यहाँ पे आपका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह रहा है, कोई भी एलिमेंट बचा नहीं, मतलब दोनों एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है, और यहाँ पे आपका एक एलिमेंट 3 खाली रह जा रहा है, मतलब इसके साथ कोई भी कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे और इस दोनों में एक ही अंतर है क्या कि यहाँ पे आपकी जो कोडोमेन है वो कंप्लीटली यूज हो रही है, मतलब कोडोमेन और रेंज एग्जैक्टली क्या है सेम। तो व्हेन द कोडोमेन इज इक्वल टू द रेंज, जब कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर हो तब ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। और आसान भाषा में अगर बोलो कि मैपिंग डायग्राम में सेट बी में कोई भी एलिमेंट अगर खाली नहीं है, सेट बी में कोई भी एलिमेंट अगर खाली नहीं है तो ऑन टू फंक्शन। अब ऐसा हर बार मैपिंग डायग्राम तो बना नहीं सकते, तो ऑन टू को चेक करने का एक ही तरीका है। कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, कहां से गिवन होगी, आपको क्वेश्चन में ये सेट गिवन होगा, तो जनरली आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन के लिए रेंज निकालनी पड़ेगी। रेंज कैसे निकालते हैं उसके लिए हमने एक लेक्चर पूरा पढ़ा था कि रेंज आपको कैसे निकालनी है। अगर आपने रेंज निकाली, रेंज निकालने के बाद जो आंसर आ रहा है वो रेंज और कोडोमेन अगर आपस में बराबर है मतलब फंक्शन आपका क्या हो जाएगा ऑन टू। अगर रेंज और कोडोमेन आपका बराबर है तो फंक्शन आपका हो जाएगा ऑन टू, और रेंज और कोडोमेन अगर बराबर नहीं है तो फंक्शन हो जाएगा इन टू। और रेंज और कोडोमेन अगर आपका बराबर नहीं है, द रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देन द फंक्शन इज इन टू। सिंपल। देखो ऑन टू को चेक करने का यही एक तरीका और कुछ भी नहीं। 1-1 को चेक करने के हमने 3 तरीके देखे, लेकिन ऑन टू के लिए सिर्फ एक ही तरीका दिमाग में रखना। आपको अगर ऑन टू चेक करना मतलब उस फंक्शन की आपको रेंज निकालनी पड़ेगी। रेंज मतलब क्या होता था कि y की पॉसिबल वैल्यू, fx की पॉसिबल वैल्यू, fx की जो भी पॉसिबल वैल्यू होती है उसको हम रेंज बोलते थे। अब इसके लिए रेंज की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और इस पे क्वेश्चन भी जेईई में बहुत बार आए हुए हैं, तो आपको रेंज की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर रेंज ऑफ द फंक्शन आपका कोडोमेन के बराबर आ रहा है तो डायरेक्टली आप फंक्शन को ऑन टू बोलोगे, और रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आ रहा है तो फंक्शन को इन टू बोल दोगे। सिंपल। तो रेंज के लिए अच्छी प्रैक्टिस करना। अब रेंज को भी मैंने क्लास में आपको सिखाया था, रेंज को निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं। एक कुछ मेथड हमने क्या देखे थे, एक मेथड देखा था कि जैसे आपको मान लो y इक्वल टू fx एक फंक्शन दिया हुआ है, आप सिंप्लीफाई करके क्या कर लो, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लो। एक मेथड ये था, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालो, फिर यहाँ से पता कर लो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। मेथड नंबर 1। सर ये तो रेशनल फंक्शन के लिए होता था। हाँ हाँ, अरे यार तुम बीच में एक बार पूरा कंप्लीट तो होने दो, ऐसे डिस्टर्ब करना सही लगता है क्या तुम्हें क्लास में? हर चीज की कंडीशन होती है, लेकिन तरीका तो था ना ये थोड़ी कहा सबके लिए। मैंने क्या बोला, अलग अलग तरीके थे, उसमें से एक तरीका ये था कि नहीं था ये तरीका? क्लियर है? यस सर। ठीक है। ये जो लिंक ब्रेक हो जाती है ना, इसमें क्लास का नुकसान होता है, ठीक है। आई नो आपको बहुत अच्छा आता है, पढ़ के आए हो सब लोग, ठीक है, तो आता है तो वो नॉलेज अपने पास रखो, लेकिन जब कोई टीचर पढ़ा रहा था उसको ध्यान से सुना, अदरवाइज क्वेश्चन हिलेंगे नहीं, निकल जाएगी जेईई से, ठीक है। तो आपको जो भी क्लास में बताया जाए उसको कंसंट्रेट होकर सुनो, और जब कंप्लीट हो जाए पॉइंट तब आपका अपना डाउट रेज करो। मैंने क्या बोला कि रेंज को चेक करने का एक मेथड ये था, जिसमें अगर मान लो y इज अ फंक्शन ऑफ x निकाल सकते हो। अब वो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, सब जगह ये एप्लीकेबल नहीं है ना, जहां पे कर सकते हो वहां पे कर पाओगे। एक था कि जब आपको क्वाड्रेटिक आती थी, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए आपको निकालने का तरीका क्या सिखाया था, इसका मैक्सिमम मिनिमम आप निकाल लो -d/4a की वैल्यू। अगर अपवर्ड पैराबोला होगा तो वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -d/4a से इन्फिनिटी, और डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो ये हो जाएगी। तो इसके लिए आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये कब अप्लाई होगा, जब क्वाड्रेटिक होगा।
थर्ड मेथड क्या था कि जब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आए, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, उस केस में आपको क्या सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स में क्वाड्रेटिक बना के वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दोगे, उसके 3 केस बताए थे। तो रेंज निकालने का एक तरीका ये भी था। और क्या तरीका था कि अगर मान लो किसी फंक्शन, अलग ही कोई फंक्शन आ जाए लेकिन उसका ग्राफ आपको पता है, अगर ग्राफ पता है तो आप देख लो कि y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, कि y जो है मिनिमम मैक्सिमम कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो बाय ग्राफिकली भी आप चेक कर सकते हो कि y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन रेंज को निकालने के अलग अलग तरीके थे। या तो अगर सिंप्लीफाई हो जाए, x को y के टर्म्स में लिख लो, फिर पता कर लो y की वैल्यू कहां से कहां तक है। क्वाड्रेटिक है तो -d/4a लगा दो, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ग्राफ बन सकता है तो ग्राफिकली चेक कर लो रेंज के तरीके क्या है। अब कभी कभी कोई कोई तरीके में स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। अब कभी कभी क्या देते हैं, मान लो स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब जैसे मान लो sin x दे दिया, sin x के टर्म्स में कोई ना कोई इक्वेशन दे दी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड फंक्शन का आपको पता होना, जैसे sin x है तो sin x आपको पता है भाई -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब उसके साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन में तो वो फंक्शन आप क्रिएट कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया गया कि फाइंड द रेंज ऑफ 5 sin x + 8। अब आपको यहाँ पे पता है sin x की वैल्यू -1 से 1 तक लाई करती है, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी आप पता कर सकते हो। कभी कभी आपको स्टैंडर्ड फंक्शन में a sin x + b cos x दे देंगे। कभी कभी स्टैंडर्ड फंक्शन में क्या क्या आ सकता है, a sin x + b cos x। अब ये भी आपको पता है, इसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लाई करेगी √a² + b², मिनिमम लाई करेगी -√a² + b²। देखो रेंज निकालने का कोई एक डेफिनेट तरीके नहीं है, बहुत सारी तरीके आ सकते हैं। और रेंज में अगर आपको स्ट्रांग होना है तो थोड़ी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा रेंज डोमेन निकालना तो भी कंपैरेटिवली इजी है, रेंज निकालने में मेहनत थोड़ी लगती है। इसलिए इसके भी क्वेश्चन आपकी मॉड्यूल में काफी हैं जिसमें आप रेंज निकालने में कंफर्टेबल हो सकते हैं। रेंज अगर आप रेंज निकालना आपको आ गया तो फिर ऑन टू निकालना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए रेंज निकालने की अच्छी प्रैक्टिस आप कर लेना ताकि आपको रेंज पता चल जाए। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनकी रेंज आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब उनकी y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी लाई करती है, तो उसकी मदद से भी आप रेंज पता कर सकते हो। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो समराइज कर रहा हूँ, 1 को चेक करने के 3 तरीके थे, जो तीनों तरीके आपको बता दिए, और ऑन टू को चेक करने का एक ही तरीका, रेंज निकालो, रेंज अगर कोडोमेन के बराबर होगी तो ऑन टू होगा, और रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होगा तो इनटू होगा। सिंपल, इतना सही आपको दिमाग कर। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। सर इसमें neither into and neither onto का वो भी है। हाँ, कभी कभी कोई कोई फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जो नाइदर 1 और नॉर ऑन टू हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं ये उस फंक्शन का टाइप है। जैसे आपको मैंने सिखाया था क्या, कौन सा सिखाया था, ऑड इवन फंक्शन। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे फंक्शन ऑड या इवन हो, कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जो नाइदर और नॉर इवन हो, ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पे आपको 3 चीजें दी हुई हैं, अब आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। f(x1) = f(x2) से इक्वेट करोगे फर्स्ट वाले को भी, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद x1 = s2 आ जाए तो बताओ क्या आएगा, वो 1 1 के मैनी 1 बोलो। फर्स्ट वाला 1 1 है। फर्स्ट वाला सर 1 1 1 आएगा पहले। सेकेंड वाले में भी क्या होगा, x की पावर 5 है तो x1 की पावर 5 = x1 की पावर 5, तो वहां पे भी इक्वेट करोगे x1 = x2 आ जाएगा। थर्ड वाला क्या होगा, सर थर्ड वाला मैनी 1 होगा। थर्ड वाला मैनी 1। अभी बताया था थर्ड वाले में क्या होगा आपका कि x1 = ±x2 आ जाएगा, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। क्लियर है? मैनी 1। ओके, यस सर। ये सिंपल एग्जांपल थे, ऑलरेडी हमने अभी किए इस पे, ठीक है। ये भी आप सिंप्लीफाई कर लेना, f(x1) = f(x2) करोगे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो। इंजेक्टिविटी मतलब 1 1 के मैन्यू ऑन टू चेक करो फटाफट। ये फंक्शन 1 1 होगा ही नहीं होगा, ये आपको चेक करना है। ट्राई एवरीवन। आपका आंसर आया चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अरे इतने इमेजेस क्यों भेज रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व करो। चेक करो 1 1 और 1 2 होगा कि नहीं होगा।
जगतार सहोता, तीनों मेथड जो सीखा है जिसमें सोचो कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर ग्राफ नहीं बन सकता तो ग्राफ मत बनाना। एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इक्वेट करोगे तो हो सकता है उससे लेंदी जाए। थर्ड मेथड क्या था, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन से ट्राई करो। हो गया ये? बताओ क्या आ रहा है। 1 1 के मैनी 1? बोलो। सर मैनी वन। मैनी 1, अच्छा ठीक है। चलो सीखो बच्चा अच्छे से। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो y दिया हुआ है आपको, आप एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करोगे तो हो सकता है क्वेश्चन लेंदी जाए, ग्राफ भी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। इसमें 6 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये डिफरेंशिएशन आया। अब ये dy बाई डी एक्स से आपको ये चेक करना है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो इसको अगर आप इसका साइन चेक करना चाहते हो तो इसके क्रिटिकल पॉइंट अगर आप देखोगे तो आएगा 2 and 3, और आपको पता है प्लस माइनस प्लस होता है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव भी हो रहा है नेगेटिव भी हो रहा है। ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, जिसका डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। अगर कोई डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे, 1 1 के मैनी 1? मैनी वन। मैनी वन। मैनी 1 आसान था ना। मैनी वन। मैंने क्या सिखाया था, डिफरेंशिएशन या तो हमेशा पॉजिटिव आए या हमेशा नेगेटिव आए तो 1 1 होगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है तो क्या होगा, मैनी 1। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे फंक्शन दिया था आपके पास x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब चाहो तो डिफरेंशिएट भी कर सकते हो या फिर सिंपली यहाँ पे लीनियर बाय लीनियर है तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू भी कर सकते हो। अगर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन के बाद फाइनल सॉल्यूशन में आपके पास आएगा x1 इक्वल टू x2। अगर फाइनल सॉल्यूशन में सिर्फ ये आ रहा है x1 इक्वल टू x2, मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब इसको चेक करना है आपको कि ऑन टू या इनटू। फंक्शन ऑन टू या इनटू है, आपको ये चेक करना है। और ऑन टू इनटू को चेक करने का तरीका क्या सिखाया था, रेंज निकालो। तो कोडो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, रेंज पता करो। इसकी रेंज पता करो, रेंज क्या होगी, और मैच करो कोडोमेन के बराबर होगी कि नहीं होगी। नो सर, इक्वल नहीं आ रही। ओके चेक करो, वापस क्रॉस चेक करो। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, अगर मैं डांटू तो बुरा बुरा नहीं मानना है, समझ रहा? जैसे अगर मान लो आपने कुछ बोला, मान लो मैंने कभी डांट दिया तो क्या बुरा मानोगे क्या? ठीक है, नो सर। ईगो वीगो पे मत ले लेना। टीचर डांट भी सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है, आपके सही के लिए डांटेंगे। इसलिए कभी भी ये ईगो पे ये सब चीजें मत करना। आपको काम है, आपको अगर डाउट आ रहा है तो आपको पूछना है, और इनकेस कभी कोई टीचर कुछ बोल रहा है तो उसको समझना है। चलो बहुत बढ़िया। अब अच्छा एक चीज और, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगेगी, आपको पता अभी आ जाएगा मैसेज ग्रुप में। आपके आया भी था, आई थिंक आप लोगों को ये पूछा गया था कि आपके लिए क्या टाइमिंग सूटेबल है, तो बहुत सारे बच्चों ने मॉर्निंग का स्लॉट चूज किया था। उन एक्स्ट्रा क्लासेस में हम 11th का कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपका अभी स्टार्टिंग में जब तक एटलीस्ट ये जून में जब तक 12th का इतना लोड आपके पास नहीं है, एटलीस्ट 11 का पोर्शन आपका कवर हो जाए, ताकि बाद में आपको हम सिर्फ 12th पे अपन अच्छे से हाईली फोकस्ड हो गए। तो ये जून के महीने में आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी मॉर्निंग में, तो जो जिसके लिए फिजिबल हो वो तो अटेंड कर ही लेना, और इनकेस किसी का स्कूल हो बिल्कुल फिजिबल नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट वो रिकॉर्डिंग से समझना, लेकिन कोशिश करना लाइव क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। चलो ओके सर। यस सर। ओके, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
एफ आर से आर, तो आपको पता है ये जो आगे दिया रहता है इसको हम बोलते हैं डोमेन, मतलब ये आपकी डोमेन है। ये जो बाद में गिवन है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कोडोमेन, है ना, Yes, sir. कोडोमेन है। अब आपको Yes, रेंज sir. निकालनी है। फंक्शन क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको ये पता करना है कि y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। अब इसको निकालने का आसान तरीका, ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, आपको पता है एक्स स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ है ना। Yes, sir. किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे क्या क्रिएट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रिएट करना है। इक्वेशन के दोनों तरफ, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ प्लस 1 हम कर सकते हैं। कोई भी नंबर को ऐड करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये आपका y था तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 1 से इन्फिनिटी। तो क्लियरली रेंज और कोडोमेन क्या इक्वल है, रेंज और कोडोमेन क्या है, इक्वल है, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 के सॉरी ऑन टू के इनटू Sir, on to. On. ऑन। On to. Sir, on to. क्लियर हो गया सबको। Yes, sir. अगला ट्राई करो, सोच समझ के आंसर देना है ना, जल्दबाजी मत करना, अभी बता रहा हूँ। आंसर ऐसा आना चाहिए 100% सेटिस्फेक्शन के बाद। अच्छे से कोशिश करो, इसको ट्राई करो और सोच समझ के आंसर करना कि 1 1 और ऑन टू है। सोचो जेई के ही क्वेश्चन है, अगर गलत बोलेगा तो -1, सही बोलोगे तो +4 मिलेंगे। इसलिए पूरा अच्छे से सॉल्व करो, सारा चीजें क्रॉस वेरीफाई कर लो, उसके बाद आंसर बता। सर इंटू होगा। इनटू आ रहा है, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है चलो सोचते हैं इसके बारे में। अगेन यहाँ पे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आ गई है। अच्छा, या तो इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे एक लॉजिक भी लग सकता है, बहुत अच्छा लॉजिक लगा रहा हूँ, ध्यान समझना। रेंज निकालने के लिए सुनो अच्छे से, देखो ऊपर नीचे जो टर्म है वो लगभग सेम ही है, मतलब ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी क्या है, एक्स स्क्वायर सेम है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी। ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 9 है तो ये भी 9, ये 11 तो ये भी 11, है ना, ये वैल्यू तो सेम ही है। बस अंतर क्या आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर जो भी वैल्यू ऊपर आ रही है उसमें से एक 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया है, और जो वैल्यू नीचे आ रही है उसमें क्या कर दिया गया है, 1 ऐड कर दिया गया। सेम वैल्यू में जो भी ये सेम वैल्यू में ऊपर 1 सब्सट्रैक्ट किया और सेम वैल्यू में नीचे 1 क्या करा, ऐड करा है। तो इसको देख के मैं क्या ये बोल सकता हूं कि डिनोमिनेटर जो होगा क्या वो ग्रेटर होगा हमेशा न्यूमरेटर से, बताओ क्या बोल सकते हो। Yes, ये नहीं sir. बोल सकते। Yes, sir. न्यूमरेटर क्लियरली आसानी से बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो सेम नंबर में अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स नीचे वाला टर्म तो बड़ा होगा, और उसी नंबर में सब्सट्रैक्ट करूँ तो ऊपर वाला टर्म अपने आप छोटा हो जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो जब भी आपको मैथमेटिक्स में पता है कोई भी नंबर अगर p बाय q का फॉर्म हो एंड इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, मतलब अगर नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से नंबर से बड़ा है, मतलब ये जो नंबर होगा 1 से छोटा आएगा, है ना। बोलो तो आंसर डेसिमल में आएगा। ये तो फंडामेंटल चीज है, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर डेसिमल में ही आएगा ना। स्मॉलर नंबर को अगर ग्रेटर नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। डेसिमल में आएगा मतलब -1 और 1 के बीच में आएगा। तो यहाँ से मुझे एक क्लियर आइडिया तो ये लग गया कि जो y की वैल्यू है वो जो ये जो y है आपका, इसमें सिंस डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, मतलब ये y जो लाई करेगा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब मुझे बस ये एंड पॉइंट पे देखना है कि इक्वेलिटी कहाँ है, क्या ये 1 हो सकता है, तो 1 को चेक कर लो। अगर इसको मैं 1 से इक्वेट करूंगा, अगर मैं इसको 1 से इक्वेट करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके -1 = 1 आएगा, तो इट इज पॉसिबल नहीं है।
मतलब ये 1 तो नहीं होगा, मतलब ये 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप 1 से इक्वेट करोगे 1 कब होगा, तो जब ऊपर नीचे सेम हो, ऊपर नीचे सेम कभी हो नहीं सकता, तो 1 नहीं होगा। क्या है -1 हो सकता है, तो -1 से इक्वेट करके देख लो, -1 से इक्वेट करोगे इक्वल टू 0, हाँ -1 हो सकता है, x इक्वल टू 0 पे -1, तो -1 पॉसिबल है, तो -1 पे इक्वेलिटी आ जाएगी, है ना। तो बेसिकली आपकी रेंज क्या आएगी, देयरफॉर रेंज y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1 से ओपन ब्रैकेट 1, ठीक है। 1 पे क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट, तो मतलब यहाँ पे क्लियरली रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन में 1 पे भी क्लोज ब्रैकेट था, लेकिन रेंज में 1 पे क्या है, ओपन ब्रैकेट, तो रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है, मतलब आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज into into ये सारा खेल रेंज का ही है। तो यहाँ पे भी देखो एक और तरीका हमको सिखा, आप अगली बार ध्यान रखना, ऐसा फंक्शन कभी भी दिखे कि आपको सेम टाइप का फंक्शन दिख रहा हो और नीचे ऐड हो रहा है ऊपर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं फंक्शन -1 और 1 के बीच में ही आएगा। हाँ, ये समझ में आया कि नहीं आया, डाउट हो तो पूछो। हाँ पूछो। सर एक बार रिपीट कर देना। हाँ, मैंने क्या सिखाया, ऊपर भी एक्स स्क्वायर था, नीचे भी एक्स स्क्वायर था, ऊपर वाले फंक्शन में -1 किया, नीचे वाले फंक्शन में +1 किया, तो ऑफकोर्स जो डिनोमिनेटर आएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से क्या होगी, ज्यादा होगी। जब भी कोई फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो वैल्यू 1 से क्या आएगी, कमी आएगी, मतलब वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। अब बस मुझे ये चेक करना था कि एंड पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, तो 1 से इक्वेट किया तो 1 आ नहीं रहा था, क्योंकि 1 से इक्वेट 1 कब आता, जो ऊपर नीचे सेम हो, सेम कभी होंगे ही नहीं, तो 1 तो नहीं होगा। लेकिन अब एक्स को 0 रखूंगा तो -1 बन रहा है, एक्स को 0 रखने पे क्या आ रहा है, वाई की वैल्यू -1, तो -1 आ जाएगी, लेकिन 1 नहीं आएगी, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, -1 से लेके 1, लेकिन 1 पे ओपन ब्रैकेट, -1 पे क्लोज। कोडोमेन क्या गिवन थी, -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट, तो क्लियरली रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ट्राई करो फास्ट। ये भी आसान है, जल्दी से हो जाना चाहिए अब तो। यस सर, ये ऑन टू है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी कोडोमेन क्या गिवन है, 0 से 5, कोडोमेन क्या गिवन है, 0 से 5, और फंक्शन क्या गिवन है, 3 sin x + 4 cos x। सिखाया था आपको मैथ्स में कि जब भी आपके पास ऐसा फंक्शन आए, आपको इस फंक्शन के बारे में पता है, ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, √(a² + b² प्लस माइनस से, है ना। तो ये जो फंक्शन है, दिस विल लाई फ्रॉम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी √(a² + b², और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -√(a² + b²। ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, तो ये लाई करेगा -5 से 5, 3 sin x + 4 cos x जो फंक्शन है, ये जिसकी वैल्यू है -5 और 5 के बीच में होगी, ठीक है, -5 और 5 की क्या होगी, बीच में होगी। लेकिन अगर इस पे मैं मॉड लगा दूं, इस पूरे फंक्शन पे क्या लगा दे, मॉड, तो मॉड लगाने पे क्या चेंज आएगा, कि आपकी नेगेटिव वैल्यू सारी हट जाएगी, तो स्टार्ट कहां से होगा, 0 से होगा, लेकिन मैक्सिमम तो अभी भी वही रहेगा, है ना। अगर इस फंक्शन पे मैं मॉड लगा दूं, तो चेंज क्या आएगा, सिर्फ स्टार्ट कहां से होगा, 0 से, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ऑफकोर्स अभी भी 5 तक ही जाएगा। तो अगेन ये जो फंक्शन था आपका fx, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से 5, दैट इज इक्वल टू कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन क्लियरली इक्वल है, तो अगेन फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। On to sir. ठीक है, Yes, sir. ओके, जल्दी से इसको चेक करो, वैल्यू रख रख के देखो क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल है कि नहीं। डरना नहीं, ये भी आसान है, सोचो जल्दी से। हो गया, चलो
करेक्ट है, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है ना। देखो यहाँ पे वैल्यू रख रख के देख लेते हैं। एन को जब ऑड रखोगे, एन को ऑड नंबर रख रख के देखो, रखा 1, एन को 1 रखने पे आंसर कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, 2/2 1। एन को रखा 2, सॉरी एन को रखा 3, ऑड रखना है, 3 रखने पे कितना होगा, 3 + 1/2 दैट इज 2। फिर रखा आपने मान लो एन को 5, 5 को रखने पे आएगा 3 एंड सो ऑन। तो मतलब सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। इवन भी रखते जाओगे तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आएगा। मतलब कि रेंज जो है, रेंज में क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर। y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हाँ है ना, सॉरी नेचुरल, y बिलोंग्स टू क्या है आपके ऑड और इवन रखने पे क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। और कोडोमेन भी क्या थी, नेचुरल नंबर। अगेन फंक्शन क्या हो जाएगा, ये आसान था। अब कभी कभी ऐसा बोलेंगे कि वो फंक्शन है यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ मतलब कोई सेट एस, कभी कभी कोडोमेन देंगे नहीं, और क्वेश्चन में बोले ये ऑन टू है। अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो इसकी कोडोमेन क्या होगी, निकालो। अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो इसकी कोडोमेन क्या होगी, क्विकली, आसान है ये भी, फास्ट। ऑन टू है तो आपको पता है कंडीशन क्या होगी, उस कंडीशन को अप्लाई करो और पता करो कोडोमेन क्या है। सर बस रेंज निकाल लो। हाँ करो। ऑन टू है मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर होगी, तो रेंज ही एस के बराबर होगा। हो गया यार, एबीसीडी जल्दी से सर ये ए ऑप्शन। यार है, देखो क्वाड्रेटिक है, बताया था ना क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती थी, ये आपका जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा -d/4 है, ठीक है। तो आपको पता ही है बिलोंग्स टू, रेंज निकालने का क्वाड्रेटिक का तरीका क्या, -d/4 से इन्फिनिटी, बस -d/4 निकाल लो। क्वाड्रेटिक क्या गिवन है, x² - 5x + 6। कंपेयर करोगे तो लीडिंग क्वेश्चन a1 b - 5 c हो जाएगा 6। d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac, निकाल सकते हो आसानी से, 1 आ जाएगा आई थिंक, चेक कर लेना, ठीक है। तो -d/4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/4। तो y बिलोंग्स टू -1/4 से इन्फिनिटी, और ऑन टू है तो रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्लियर है, यस ठीक है। ये भी बात चलो ये ट्राई करो, ये जे लास्ट इसी साल आया था। आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया, मैं फंक्शन वापस लिख रहा हूँ अच्छे से, अब थोड़ा दिमाग लगा, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। y = 2x - 2x डिवाइडेड बाय 2x + 2 - x, ये y दिया हुआ है। और पूछा गया है 1 1 और ऑन टू होगा कि नहीं होगा। आराम से इसको ट्राई करो, मैं आपको पोल लॉन्च करूंगा, पोल में आंसर करना।
1 मिनट कर रहा हूँ स्टार्ट, तब तक आप अच्छे से ट्राई करो, क्रॉस वेरीफाई करो। अभी चैट बॉक्स में आंसर मत देना, पोल कर रहा हूँ 1 मिनट। और आपको मैंने कितनी बार बोला है कि अपना नेम प्रॉपर ज्वाइन करा करो, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस ट्रैक नहीं होगी और ना ही आपका पोल रिजल्ट ट्रैक होगा। फिर बाद में अगर नई बैच बनी तब पता ही नहीं चलेगा आप क्लास में आते हो। आप जिस भी नेम से ज्वाइन करोगे उसी नेम के बच्चों को बाद में आगे बैच मर्ज, जो बैच आपकी 2 बनेगी अलग अलग, इसमें आपको करा जाएगा, इसलिए प्रॉपर नेम से ज्वाइन करा करो। क्योंकि 1-1.5 महीने बाद वापस से अगले एक महीने मतलब 15-20 दिन बाद वापस से सारे बच्चों की अटेंडेंस ट्रैक होगी। जिन बच्चों की अटेंडेंस अच्छी है, जो क्लास में पूरा प्रेजेंट है, प्रॉपरली आंसर वगैरह भी कर रहे हैं, टेस्ट का भी अटेंडेंस अच्छा है, ईमानदारी से टेस्ट दे रहे विदाउट चीटिंग, उन बच्चों को अगेन आगे प्रायोरिटी दी जाएगी। चलो सीखो। अब यहाँ पे अगेन देखो 1-1 और 1-2 चेक करना है। सबसे पहले 1-1 के बारे में सोचेंगे, तो जो फंक्शन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम वगैरह लो, इसको 1/2 की पावर 2 वो करोगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2x - 1 अपॉन 2 की पावर 2x + 1। ठीक है, 2 की पावर -x को लिखोगे 1/2 की पावर x, एलसीएम वगैरह लोगे तो ये आ जाएगा। अब 1-1 को चेक करना है तो 2-3 तरीके सिखाए, तो f(x1 = f(x2) कर दो, या तो वहां से सिंप्लीफिकेशन होकर आ रहा है, अगर x1 = x2 तो भी काम हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, डिफरेंशिएट मार दो। ठीक है, दोनों तरीके सही है, आपको जो तरीका ज्यादा सही लग रहा है, जिससे आंसर आ रहा है उससे काम लगा लो। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके दिखाऊं तो डिफरेंशिएशन में u/v रूल लगेगा। u/v रूल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u' × v - v' × u अपॉन v²। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, अच्छा अब याद रखना पड़ेगा आपको वापस, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, a की पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ, याद है? अच्छा e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था? सर यही होता है यही होता है e की पावर x। a की पावर x का क्या होगा? a की पावर x a की पावर x इनटू log a। भूल ही गए, कहा था ना डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का चार्ट अपने टेबल के वहां चिपकाओ। डिफरेंशिएशन और फंडामेंटल इंटीग्रेशन के चार्ट एटलीस्ट तो चिपका लो। a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू log a। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन क्या था, वापस लिख रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a की पावर x इंटू log a, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। अच्छा 2 की पावर 2x का करोगे तो 2x का भी होगा तो इंटू 2 भी करना पड़ेगा चेन रूल से, है ना। 2x का भी तो डिफरेंशिएशन 2 मल्टीप्लाई होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। मुझे सिर्फ साइन से मतलब बस ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो नीचे तो होल स्क्वायर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, तो ऑलवेज पॉजिटिव है। बस न्यूमरेटर चेक कर लेते हैं। न्यूमरेटर में देखो ध्यान से क्या क्या बचेगा, यहाँ पे 2ln2 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 2ln2 ये मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर ये वाला पूरा टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा,
ये भी पूरा टर्म माइनस माइनस वन, वन से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो आपके पास क्या बचेगा 2 ln 2 2 की पावर 2x, और यहाँ पे भी क्या आएगा ट्वाइस ऑफ ln 2 इंटू 2 की पावर 2x, तो ये दो दो बार आ रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा 4 गुना 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 ln 2 ये कांस्टेंट है, और 2 की पावर 2x अपॉन डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर। अब ये जो क्वांटिटी है इसको ध्यान से देखो, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है, बोल सकते हो क्या? Yes, बताओ। sir. Yes, sir. डिनोमिनेटर sir. ऑलवेज पॉजिटिव है, ये कांस्टेंट है, Yes, ये sir. तो पॉजिटिव है ही है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है, मतलब ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या है ऑलवेज पॉजिटिव Positive. है ना। अगर डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग, मतलब क्या हो जाएगा 1 1, क्लियर है? Yes, sir. तो देखो 1 1 को चेक करने के लिए डिफरेंशिएट मार दिया तो 1 1 का काम हो गया। ऑन टू को निकालने के लिए अगेन आपको क्या निकालनी पड़ेगी, कोडोमेन, क्या निकालनी पड़ेगी, हाँ सॉरी रेंज, सॉरी कोडोमेन तो गिवन, आपको क्या निकालनी पड़ेगी रेंज। Range. अब इसकी रेंज निकालते हैं। अब देखो रेंज निकालने के लिए वापस वही लॉजिक लग जाएगा, ऊपर नीचे सेम फंक्शन है, नीचे +1 हो रहा है ऊपर -1 हो रहा है Yes, sir. है ना। नीचे Yes, sir. नीचे यहाँ पे मैं क्लियरली बोल सकता हूँ y आपको जो दिया है यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, है ना। Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये जो मेरी y की वैल्यू ये लाई करेगी -1 से 1 के बीच में, है ना। कहाँ पे लाई करेगी, अब Yes, अब sir. ये तो 0 नहीं हो पाएगा तो -1 भी नहीं होगा, -1 भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बिलोंग करेगा ओपन ब्रैकेट -1 से 1, तो क्लियरली दिख रहा है रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो आपका फाइनल आंसर बताओ क्या आ जाएगा, क्या आएगा? 1 1 but not on to. हाँ Yes, sir. 1 1 but not on 2. 1 1 बट ए, है ना, क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, अब सुनो ध्यान से, कल आपका टेस्ट है जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन आ रहा है। तो रिलेशन में आपको ऑलरेडी पता क्या क्या आता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन को अच्छे से करना है, आपको समझना है, ठीक है। और फंक्शन में भी जितना अभी थोड़ा सा बाकी है, अभी वो हो नहीं पाया है, तो जितना आपसे हो पाए उतना ट्राई कर लेना, है ना। जो आपका जो बच गया है अभी कंपोजिट फंक्शन बच गया है, और एक बचा था आपका, क्या बचा था, हाँ इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिट और इनवर्स फंक्शन की रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, तो संडे को टेस्ट के बाद एक बार देख लेना। मैं उसको अगली क्लास में पढ़ूंगा, लेकिन शॉर्ट में पढ़ूंगा, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग से पढ़ के आओगे तो मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन लेने में आसानी रहेगी। तो जब जब आप पेपर तो आपको हो जाएगा फिलहाल के लिए, क्योंकि अगले संडे जो पेपर है इसके बाद वाला संडे उसमें वापस पूरा फंक्शन और आईटीएफ आएगा, तब आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो अभी के लिए रिलेशंस को रिवाइज कर लेना, फंक्शन के फंडामेंटल्स को पढ़ लेना, ताकि कल के क्वेश्चन में आप अप्लाई कर पाओ। और ऐसा जरूर नहीं कि पूरा करना है आपको, जितना आपसे बन पा रहा है उतना आप कर लेना, ठीक है, अच्छे से। हाँ जिसका डाउट था एक बार और आप कौन सा डाउट था आपका, क्वेश्चन क्या था वो? सर रिलेशन का क्वेश्चन था एक, मैंने ग्रुप पे सेंड किया था, PYQ. एक सेकंड ना, सर एक जो पीडीएफ फाइल भेजी थी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था सर। हाँ एक सेकंड में ले लेता हूँ। इसको डाउट से वो रुक जाओ, अच्छे क्वेश्चन थे उनको पूछ लेता हूँ मैं। एक बार वो ग्रुप पे भेज दोगे आप, अभी रुको, चलो मैं ढूंढ रहा हूँ, एक सेकंड। सर मैं भेज रही हूँ फिर सर. नहीं नहीं रुक जा, मिल गया, या फिर मुझे अलग से व्हाट्सएप कर दो। अरे ते इमोजीज क्या भेजते रहते हो तुम? ये इमोजीज बंद करो, अदरवाइज ग्रुप से रिमूव कर दूंगा मैं, ठीक है, एक क्लास से। सर एक बार मैंने और आपको स्क्रीनशॉट भेजा है सर, उसका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ आया था। हाँ एक मिनट पे कर रहा हूँ। व्हाट्सएप किया है क्या आपने? यस सर, व्हाट्सएप किया मैंने। ओके एक सेकंड।
एक और जिसका फंक्शन वाला डाउट था वो भी भेज देना। देखो आपने जो भेजा ना डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन, किसने भेजा था वो अभी जो भेजा है डीपीपी का फर्स्ट? मैंने भेजा सर, हाँ, राजविंदर के नाम से। हाँ उसमें आपको सर वो चेक तो करना है। बता दो। हाँ 1 मिनट में बता रहा हूँ हिंट उसकी, सुन लो वापस। उसको आपको चेक करना है पीरियोडिक है कि नहीं है। और उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है π/2 और पाई। तो अगर पीरियोडिक अगर होगा तो आपको एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू एफ ऑफ टी के बराबर आएगी। तो आप कुछ मत करो, फंक्शन में एफ ऑफ थीटा गिवन है, थीटा प्लस पाई या फिर थीटा प्लस π/2 निकाल लो, और थीटा प्लस पाई की वैल्यू अगर वापस एफ थीटा के बराबर आ रही है तो मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा पीरियोडिक। और π/2 के लिए भी चेक कर लेना, थीटा प्लस π/2 की वैल्यू इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर आ रही है वापस से, तो फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा π/2। तो आपको वैल्यू रख के चेक करना होगा। क्लियर है? ओके सर, हाँ ठीक है सर। वो हो जाएगा, एक बार वो ट्राई करना। और ऑड इवन को भी चेक करने का आसान तरीका क्या है, थीटा की जगह माइनस थीटा रख देना। थीटा की जगह माइनस थीटा रखने पे पूरा अगर माइनस कॉमन आ रहा है तो ऑड होगा, माइनस कॉमन नहीं आ रहा है तो इवन हो जाएगा। मान लो कुछ और ही बन रहा है तो नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है? ठीक है सर। Yes, ओके। sir. हाँ और एक और जिसका डाउट था उसने भी भेज दिया। ठीक है, मैं उसको क्वेश्चन को स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। कल की टेस्ट की बस तैयारी अच्छे से कर लेना। और मैंने जो बोला है आपको कि कुछ मैं आपके वहां पे अपलोड कर दूंगा तो आप रिकॉर्डिंग से पढ़ लेना। ठीक है? फिर उसको बाद में अपन क्वेश्चन ले लेंगे उसके। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सेकंड बस। देखो ये क्वेश्चन था, सेट ए गिवन था -2 -1 0 1 2 and 3। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए एक्स आर वाई। एक्स आर वाई मतलब ये आपका इनपुट है, आपका आउटपुट है, दोनों सेट ए से आ रहे हैं, इनपुट आउटपुट सेट ए से आ रहे हैं। और कंडीशन क्या है दोनों में कि वाई की जो वैल्यू है वो होगी मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा 1। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो वाई की वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स को मैंने रखा 3 तो एक्स को 3 रखने पे वाई बताओ कितना आएगा? सर 3 आएगा। 3 आएगा। 1 और 3 में मैक्सिमम क्या है 3। एक्स को रखा 2 तो 2 और 1 में मैक्सिमम क्या आएगा 2। तो क्या डिफाइन है y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x, 1 मतलब x और 1 में जो मैक्सिमम होगा वो y की वैल्यू होगी। यहाँ पर रिलेशन r इस तरह से डिफाइंड है। सो l इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन r, m and r द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड टू मेक इट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो आपको l, m और n निकालना। तो सबसे पहले रिलेशन r को डिफाइन करना पड़ेगा। तो रिलेशन r को डिफाइन करने के लिए एक एक करके वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू रखते जाओ और पता करो y कितना आएगा। x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या सारी रखते जाओ एक एक करके। x की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? -2 -1 0 1 2 and 3 x की पॉसिबल वैल्यूज है। ये वैल्यू रखने पे y कितना आएगा ये पता कर लो। -2 रखोगे तो -2 और 1 में मैक्सिमम कौन है? 1। सर इसमें 1 मैक्सिमम 1 1 यहाँ मैक्सिमम कौन है? 2 3। तो आपका रिलेशन r डिफाइन हो जाएगा -2 1। यहाँ पे एलिमेंट आ गए ना 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए? 6 एलिमेंट आ गए, है ना? यस सर। यस सर। तो r में नंबर ऑफ एलिमेंट 6 आ गए। तो आप लिख लेना है -2 1 -1 1 0 सर 1। इसका आंसर 11 है सर। हाँ पता नहीं आंसर, तो एक बार चेक कर लेते। 3 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट डिनोट करता है l। तो l नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 6। अब इसको बनाना है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। क्या बनाना है? रिफ्लेक्सिव बनाना है एंड सिमेट्रिक बनाना है। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? सारे के पेयर ऐड करने पड़ेंगे। स्टार्ट करेंगे यस माइनस। सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे है वही समझ नहीं आया। ये बनाए हैं आपके सामने, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे ये?
सर तो इसमें मैक्सिमम एक्स एंड वन का अलग अलग केस क्यों नहीं बनाया? जैसे इससे पहले का क्वेश्चन सेम था, वो उसमें बनाए थे, वैसे क्यों नहीं बने? ये तो क्वेश्चन है ना, अब इसके पहले क्वेश्चन वो नहीं पता मुझे। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन के ये समझो ना आप, क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैक्सिमम ऑफ कर्ली ब्रैकेट x,1। इसका मतलब क्या है ये समझ में आया आपको? यहाँ पे आप जो भी दो एलिमेंट लोगे उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो आपको आ लेना है। आपके यहाँ पे जो भी दो एलिमेंट आएंगे उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो आपको लेना है, हाँ है ना? ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या है, सेट ए से आएगा। सेट ए में जो जो भी पॉसिबल वैल्यू आपने लिख दी यहाँ पे, x की पॉसिबल वैल्यू क्या है, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ओह अच्छा, ओके ओके, आ गया। ठीक है, तो आप x को एक बार -2 लोगे तो -2 और 1 में मैक्सिमम क्या आएगा, 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई। x को -1 लोगे तो -1 और 1 में मैक्सिमम क्या आएगा, 1। 0 लोगे तो 0 और 1 में मैक्सिमम क्या आएगा, 1। तो आपने y की Okay, पॉसिबल sir, वैल्यू आ गया। निकाल ली, तो ये आपके सारे पेयर बन गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर कितने बने, 6 पेयर बने, तो l की वैल्यू 6 आ गई। आप इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बना लो। ठीक है, यस सर। ओके, अब ट्राई कर लेना, अब आसान है। ओके ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।